और ये देखिए उसी तरह से जा रहा। अभी मैं खबर पढ़ रहा था, ईरान ने अमेरिका से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि वो अभी बिल्कुल डिफाइंट मोड में है। तो देखिए इन तीन चार चीजों की वजह से जो मैंने अभी आपके सामने रखी, अभी तक पूरी वर्ल्ड प्रेस के अंदर ये परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि इस जंग के अंदर ईरान का पलड़ा भारी पड़ रहा है और ट्रंप शायद कहीं ना कहीं इस जंग के अंदर फंस गए हैं कि ईरान का पलड़ा अमेरिका के और इजराइल के ऊपर भारी है। मैं आपको इसकी तीन चार रीजंस दे सकता हूं कि क्यों दुनिया में ये परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि अभी तक इस 3 दिन की जंग के अंदर ईरान का पलड़ा भारी है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ पे अमेरिका की बेसेस हैं, जो अमेरिका को क्रिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर या जंगी बेड़े को मदद करने में या ईरान को निशाना बनाने में, उन्हें बहुत ही सक्सेसफुली और बड़े इफेक्टिव वे में ईरान ने टारगेट किया है। और जैसे कतर में खबर आ रही थी कि उनका 1 बिलियन से भी डॉलर से ज्यादा का बहुत बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया उन्होंने। और इसके अलावा जिस तरह से उनकी मिसाइलें और ड्रोन पेनिट्रेट करके बहरीन में, यूएई में, कुवैत में, कतर में, सऊदी अरब में, इन सब जगहों पे अटैक कर रही हैं, उससे दुनिया में ये परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि जो अमेरिकन डिफेंस सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, जो उनका डिफेंस सिस्टम है, वो ईरान की मिसाइलों के और उनके ड्रोन्स के सामने नाकाम हो गया है। शियाओं के खिलाफ प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं, सुन्नियों के खिलाफ प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। मैं इन पर्सन ये बात यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमारे लिए आयतुल्लाह अली खामनेई साहब उतने ही काबिल एहतराम थे जितने बैतुल्लाह काबा के इमाम। अब इससे बड़ी बात क्या होगी बताइए आप। तो हमने जो है पूरी मुस्लिम वर्ल्ड ने आयतुल्लाह खामनेई को नहीं खोया है, बल्कि अपने एक अजीम रहनुमा से महरूम हुई है। सबसे पहली बात तो ये है, वो एक पॉलिटिकल फिगर ही नहीं थे, वो बहुत बड़े रूहानी पेशवा थे और इस तरह के लोग सदियों में पैदा होते हैं। एक इस तरह की शख्सियत को जिस तरह से अमेरिका ने और सहूनी दज्जालों ने शहीद किया है, इंशाअल्लाह उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। से ईरान के मिसाइल हमले को रोकने की भरपूर कोशिश की है। तो ये आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट हमने आपको पिक्चर दिखाई न्यूज नेशन। और जब मैं अभी न्यूज नेशन पे लाइव था तब भी मधुरेंद्र जो है वहां से खबरें दे रहे थे। तो इसलिए आप देखिए वहां की क्या सूरत है। और ये तो एक पिक्चर है, इस तरह की न जाने कितनी पिक्चर है, लेकिन इजराइल छिपा रहा है, इजराइल दिखाने नहीं दे रहा है। और अभी जो खबर अटकी हुई है, हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं, मैं उन्हें भी स्क्रीन पर ले लेता हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जनाब अब्दुल वाहिद साहब, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, तमाम चैनलों पे आप जाते हैं, बेहतरीन आप तज्जिया करते हैं। और मैं आप तमाम हजरात से चाहूंगा कि आप तज्जिए के साथ साथ हमें अपडेट भी कराते चलें, ताकि हम बिल्कुल ताजा तरीन न्यूज जो है अपने लोगों को दें। तो और मिडिल ईस्ट पे अब्दुल वाहिद साहब बड़ी गहरी नजर रखते हैं, कॉलम निगार हैं, जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। इसी तरह से फिरोज बख्श साहब हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम के पूरे सदर के तौर पे वो शामिल होते हैं और वो आखिर में दुआ भी कराते हैं और अच्छा तजिया भी करते हैं। वो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं और मिडिल ईस्ट पे गहरी नजर भी रखते हैं और दिलसोजी भी रखते हैं। तो ये जो है एक बड़ी चीज है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। और ये बड़ी खबर यहाँ पे मोहम्मद फैज खान साहब कह रहे हैं कि नेतन्याहू इजराइल छोड़कर जर्मनी में बैठा, हमला उसके ऑफिस पर हुआ है। लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि जर्मनी में बैठा है या कहां बैठा है, कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुवैत में अमेरिकी जेट गिराए गए हैं, एक नहीं कम से कम 15 जेट्स गिराए गए हैं ईरान ने चीन की मदद से। लेकिन अब यह भी खबर आ रही है कि कुवैत की गलती की वजह से वहां पे ऐसा हो गया, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ईरान ने हमला किया है। बहरहाल
तो मैं चाहूंगा अब्दुल वाहिद साहब, क्या अपडेट लेकर के आए आप, हमारे व्यूवर्स को क्या अपडेट देंगे, अभी तक की क्या अपडेट्स हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं अलग अलग, नेतन्याहू के अलग से, उनके ऑफिस के ताल्लुक से, या जो अरब अरामको जो सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है उस पे जिस तरह से अटैक हुआ है, तो पूरी अपडेट हमें अगर थोड़ा दे दे, फिर उसके बाद हम बातचीत करेंगे। अब्दुल वाहिद साहब। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी चीजें जो है इस वक्त उनका जो है उनकी हैसियत अफवाहों से ज्यादा नहीं है। जैसे सऊदी अरब के ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने अटैक नहीं किया है, पहली बात तो ये। ईरान का एक सरकारी बयान आया है बाकायदे, उसने बोला है कि इस अटैक में हम शामिल नहीं हैं। देखिए क्या है कि इस वक्त अफवाहों का बाजार गर्म है। अब्बास इराक़ची और अली लारेजानी ने कई बार सऊदी अरब को एक बिरादर मुल्क करार दिया है, और मुझे लगता नहीं है कि ईरान जो है अमरीकी तनसीबात के अलावा इन ममालिक में किसी और एसेट को निशाना बनाएगा। हो सकता है इसके अंदर कुछ दूसरे प्लेयर्स हों, या फिर अमेरिका ने खुद जो है आरामको पर कोई इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया हो, ताकि सुन्नी वर्ल्ड के अंदर ईरान की छवि को खराब किया जाए। नंबर एक बात। नंबर दो बात कि ये गेम दोनों तरफ से चल रहा है। आप देखिए, भारत के अंदर एक चैनल था, उसकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा थी, उसके पास बड़े बड़े एंकर थे, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। उसके बाद उसको एक कारपोरेट ने खरीद लिया। उसके बाद अब वही जो है चैनल है, नाम वही, सब कुछ वही, लेकिन अब उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। वाशिंगटन पोस्ट आज से 1 साल पहले क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन आज जो है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तिदार संभाला है, वहां पे नई नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, पुराने लोगों को निकाल दिया गया है, जिसमें वाशिंगटन पोस्ट के इंडिया एडिटर भी शामिल हैं। तकरीबन 300 लोगों की छटनी की गई है जो पढ़े लिखे जर्नलिस्ट थे। उसके अंदर यानी जो इंटरनेशनल गोदी मीडिया है, ट्रंप के आलयकार भरे गए हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने एक न्यूज रिपोर्ट दी कि मोहम्मद बिन सलमान ने, जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बोला इसराइल के साथ मिल करके कि आप ईरान पर अटैक कीजिए। आप बताइए कि क्या ये पॉसिबल है? तुर्की जो है, तुर्की अल फैसल, शाह फैसल के बड़े बेटे, एक बहुत बड़े थिंकर, सब कुछ मैंने कई बार उनके बयान सुनाए आपको, कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात कही है कि ईरान सुन्नी वर्ल्ड के लिए थ्रेट नहीं है, अरब ममालिक के लिए ईरान खतरा नहीं है, असल खतरा, हकीकी खतरा इसराइल है। दूसरी बात ये कि जो रिपोर्ट्स मीडिया के अंदर आई थी जिस वक्त जो है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की यूएस के अंदर विजिट हुई थी, उनको 2 घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप ने एक क्लोज डोर उसमें जो है मीटिंग के अंदर बिठा कर रखा, उन पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की कि अब्राहम अकॉर्ड पे यूएई और बहरीन की तरह आप भी साइन कीजिए। एमबीएस ने मना कर दिया। एमबीएस ने बोला कि हमारा जो एक पॉइंट है कि 1967 का जो बॉर्डर है, वहां तक अगर इसराइल वापस नहीं जाता है और 2 स्टेट सॉल्यूशन की मंजूरी इसराइल की तरफ से नहीं आती है, तब तक सऊदी अरब इस तरह के किसी समझौते पर दस्तखत नहीं करेगा। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब भी कभी शबीह की लड़ाई होगी, सऊदी अरब जो है मुसलमानों के अंदर अपनी शबीह बिगड़ने नहीं देगा। उसके पास मक्का है, उसके पास मदीना है, और कम से कम इतना एहतराम तो सऊदी अरब के लोग रखते ही हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है। वो चाहती है कि ईरान के अरब ममालिक पर, अमरीकी तनसीबात पर हमले को सुन्नी वर्ल्ड पर या अरब मुल्कों पर हमला करार दिया जाए। दूसरी तरफ वही लॉबी चाहती है कि सुन्नी वर्ल्ड की ओर से कोई ऐसी जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए या इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाए जिससे शिया जो है बिरादरी, उसके अंदर ये जो है मैसेज जाए कि सुन्नी जो है शिया मुखालिफ है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो है अभी तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो है अनएक्सेप्टेबल है आयतुल्लाह अली खामनेई साहब पर हमला, और ये ईरान के सॉवरेनिटी के खिलाफ है। दूसरी बात बोली है उन्होंने साफ साफ, मतलब इसके लिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स वगैरह देखिए, उसके अंदर वो पूरे का पूरा, और इंटरनेशनली जो है उनके बयानात वायरल हैं इस वक्त। और उन्होंने बोला है कि ये एक हाई टाइम है
कि एक इंक्लूसिव मुस्लिम वॉइस या फिर इस्लामिक वॉइस क्रिएट करने की कोशिश की जाए। देखिए, इख्तिलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन इस तरह के हालात में इस तरह के बयानात की अपनी अहमियत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो हमें किसी भी तरह के मगरबी या मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडे में नहीं आना है। शियाओं के खिलाफ प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं, सुन्नियों के खिलाफ प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। मैं इन पर्सन ये बात यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमारे लिए आयतुल्लाह अली खामनेई साहब उतने ही काबिल एहतराम थे जितने बैतुल्लाह काबा के इमाम। अब इससे बड़ी बात क्या होगी बताइए आप। तो हमने जो है पूरी मुस्लिम वर्ल्ड ने आयतुल्लाह खामनेई को नहीं खोया है, बल्कि अपने एक अजीम रहनुमा से महरूम हुई है। सबसे पहली बात तो ये है, वो एक पॉलिटिकल फिगर ही नहीं थे, वो बहुत बड़े रूहानी पेशवा थे, और इस तरह के लोग सदियों में पैदा होते हैं। एक इस तरह की शख्सियत को जिस तरह से अमेरिका ने और सहूनी दज्जालों ने शहीद किया है, इंशाअल्लाह उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बड़ी खबर आ रही, मैं रोकूंगा अब्दुल वाहिद साहब, यहाँ पे बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है। मोहम्मद रईस साहब ने कहा है कि ये रिपोर्ट दी कि आज रात इजराइल के लिए कयामत की रात है। मैंने आज सैयद अली मुश्तबा का ट्वीट देखा, उसमें साफ साफ लिखा था कि आज रात 1000 से 1500 तक मिसाइलें छोड़ी जाएंगी। तो ये आप देखिए यहाँ पे बड़ी बात, और ये सही है कि आज की रात जो है, क्योंकि ईरान पे भी अटैक हुआ है। अभी खबर आई है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान पर फिर अटैक किया है। तो आप ये देखिए, जंग जो है एक्सप्लेट कर रही है, जंग बढ़ रही है, लेकिन ईरान भी अब टारगेटेड और बिल्कुल पिन पॉइंट अटैक करना शुरू कर दिया है। हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक जो भी उनकी मिसाइलें हैं, मैं समझता हूं कि अब असली मिसाइलें जो है, और अब ये देखा जा रहा है कि भाई कितना पावर है। अभी तो उनके जो समुद्री हैं वो सामने नहीं आए हैं, जो मिसाइलें समुद्र से निकलेंगी जैसा कि रिपोर्ट में था। इसके अलावा जमीन जो है खुल करके और ये मिसाइलें निकलेंगी। तो अभी बहुत सारी चीजें आना बाकी है। जैसे जैसे अपडेट होगा मैं आपको दूंगा। यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब आ गए हैं, मैं उनका ऑफ स्क्रीन इस्तकबाल करता हूं। जयदीप सिंह बुंदेला साहब बहुत ही ऑथेंटिक खबर देते हैं। हिब्रू मीडिया से उन्होंने कहा कि ईरान ने वीर सभा में वाकई वैज्ञानिक परिसर पर बमबारी की है, जिसमें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सहित वहां पे कई जो है अंतरराष्ट्रीय कंपनियां वहां पे मौजूद हैं, उस पे वहां पे हमला किया है, बड़ा हमला किया है। हसन रिजवी साहब ने लिखा है कि ईरान कहना है कि हमने किसी अरब देश पर हमला नहीं किया है, हमने जो भी हमले किए हैं वो सिर्फ अमेरिकी बेस पर हमले किए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं नाजरीन वो जुड़े रहेंगे। अब मैं माफी के साथ मैं पहले इस्तकबाल कर लूं, हमारे साथ जुड़ गए मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब, जो कि वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट, और इन्होंने जिस तरह से ईरान के असलहों को डिस्क्राइब किया था वो आज की तारीख में और रिलेवेंस हो जाता है कि उसे सुना जाए, क्योंकि आज लोग फिर से एक बार चेक कर रहे हैं कि ईरान कितनी ताकत रखता है। भाई कितनी ताकत रखता है, 14 मुल्कों पे हमला एक साथ, चारों तरफ से बौछार बौछार। लोग परेशान हैं, लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये ईरान कर क्या रहा है, कहां से कर रहा है। कोई कह रहा है चाइना भी आ गया, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पहली बार नहीं, ईरान ने तो आज ड्रोन दिखाए। ड्रोन 80,000 ड्रोन है जो ईरान के पास अभी भी रिजर्व है। बहरहाल मैं इस्तकबाल करता हूं, मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं हमारे जनरल साहब, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और खैर मकदम करता हूं। मैं जी अपनी बात कंप्लीट कर लें अब्दुल वाहिद साहब, क्योंकि आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। देखिए मेरा भी यही तस्वुर है। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में चूंकि छप गया है, 6 बार फोन किया, 8 बार फोन किया, अरे भाई ठीक है, हम सब जानते हैं कि वो इतने ताकतवर नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, वो डरे हुए हैं, शिकंजे में हैं, उन्होंने वॉर कभी देखी नहीं है, वॉर कभी लड़ी नहीं है, उन्होंने सोने के चम्मच से जो है अपनी जिंदगी शुरू की है और हीरे मोती के चम्मचों से वो जिंदगी अभी उनकी चल रही है। इसलिए जो भी ऐश की जिंदगी देखो गुजारता है वो डरता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी हो,
हम और आप हो, आप देखिए किसान कभी किसी से नहीं डरता, लेकिन हवेली में महलों में रहने वाला ज्यादा डरता है, उसको ज्यादा जो है। हाँ, और ईरान क्यों नहीं डरता? क्योंकि ईरान जो है वो जमीन पर है। मैंने अभी देखा कल ईरान कल्चर हाउस में, मैं सोच रहा था, हैरान था कि कुछ नहीं, फटाफट दरवाजे खुले हुए, गेट खुले हुए, मैं तो पूरी गाड़ी लेकर के अंदर घुस गया, किसी ने पूछा नहीं। हो सकता है कि हमें जानते हो इसलिए बाहर पुलिस वगैरह खड़ी थी। मैंने कहा कि भाई एक डिटेक्टर तो रख देते कम से कम, कोई कुछ भी नहीं था। आप देखिए तो ये क्या है, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जमीन से जुड़े हुए, उनको लगा होगा कि जब हमारे सुप्रीम लीडर ही नहीं रहे तो हमें भी कोई मार देगा तो क्या होगा। हाँ? जिस तरह से कुल्लम कुल्ला, आप जरा चले जाइए इजराइल एम्बेसी या अमेरिकी एम्बेसी, मैं तो गया हूं, आपको पता चल जाएगा। 3 घंटे पहले जाना पड़ता है। फिरोज बख्श साहब तो कई बार गए होंगे। 3 घंटे पहले जाना पड़ता है और अजीब और गरीब की तलाशियां और जामा तलाशी, पता नहीं क्या क्या होता है, और उसके बाद जो है वो मीटिंग शुरू होती है। आप बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। ये बहरहाल अपनी बात अब्दुल वाहिद साहब कंप्लीट कर लें। जी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी जी, दूसरी बात यह है कि अल जजीरा चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सऊदी अरब के एक ऑफिशियल ने साफ साफ बोला है कि ईरान के जो भी ड्रोन आ रहे हैं, अगर वो कभी रास्ता भटकते हैं या अगर उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है तो वो पब्लिक प्लेसेस पर भी गिर रहे हैं। उन्होंने एक शिकायत की। अब आप देखिए, ये ईरान के खिलाफ शिकायत नहीं है, उनकी शिकायत यूएस से है। उनका कहना यह है कि अमेरिका ने सारे इंटरसेप्टर और इस तरह के सारे डिफेंस के आलात सिर्फ और सिर्फ इसराइल पर लगा दिया है, पूरे का पूरा फोकस, और हम अरबों को अकेला छोड़ दिया है। एक बहुत बड़ा पहलू ये है। दूसरा ये है कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है, जो ये वार प्लेन मार करके गिराए गए हैं कुवैत के अंदर, पहले तो मुझे लगा कि शायद दुनिया में एक तीसरी सबसे बड़ी ताकत आ गई है। जैसे ही यूएस गवर्नमेंट का आया स्टेटमेंट कि भाई ये फ्रेंडली फायर में कुवैत की मिलिट्री ने इनको मार गिराया, तो मतलब अब कुवैत दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क हो गया है कि अब वो यूएस के फाइटर जेट्स को जो है मार रहा है। चलिए, अच्छी बात है कि भाई कुवैत भी अगर एक वर्ल्ड पावर जो है बन रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन असलियत ये है कि आईआरजीसी ने अगर इसकी जिम्मेदारी ली है और क्लेम किया है, तो आईआरजीसी के पास भी एक इस तरह के फाइटर जेट को शूट डाउन करने की कैपेबिलिटी नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि चाइना की बराह रास्त एंट्री हो चुकी है और चीन वगैरह ये सब अब अमेरिका को यहाँ पे घेर लेंगे और वो चाहेंगे कि अमेरिका यहाँ कई महीनों तक फंसा रहे। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने जो मालूमात फराहम की हैं अभी कुछ देर पहले, उसके मुताबिक जो चीन के वजीर खारिजा हैं वांग वी, सीसीटीवी पर एक बयान आया है वांग वी का कि मैंने अपने ईरानी काउंटर पार्ट अब्बास इराक़ी से बातचीत की है और मैंने ईरान को मुकम्मल ताउन का भरोसा दिलाया है। दूसरी बात कही है उन्होंने कि मैंने, यानी चीन की गवर्नमेंट ने अमेरिका से भी मुतालबा किया है कि अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमले बंद करें। तीसरी जो सबसे भयावह स्थिति है वो क्या है कि अमेरिका सीरिया के रास्ते, जहां उसने अपना पपेट बिठाया है, जिस पर पहले रखा था उसने $10 मिलियन का इनाम, और अब जो है सीरिया वगैरह और इराक के उसमें बॉर्डर में वो कुर्द इंसर्जेंट्स को ईरान के अंदर दाखिल कराना चाहता है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि ईरान इराक बॉर्डर पर इस वक्त खूंरेज लड़ाई चल रही है कुर्द इंसर्जेंट्स और ईरानी मिलिट्री के दरमियान। तो अब जो है ईरान अगर इसराइल और यूएस अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं लाएंगे, यानी अपनी फौज को अगर ईरान के अंदर दाखिल नहीं करेंगे जैसा कि वो चाहते हैं कि वहां तख्ता पलट हो, तो फिर उनकी कोशिश ये होगी कि जो मुतहारिब ग्रुप हैं या जो इंसर्जेंट्स या एक्सट्रीमिस्ट हैं या अमेरिका के पाले हुए दहशतगर्द हैं, उनको इराक या सीरिया के रास्ते ईरान के अंदर पेनिट्रेट करवाया जाए। तो ये जो है ईरान ने एक जो है बहुत अच्छी कोशिश की है इस मौजूदा गवर्नमेंट ने भी, हालांकि कियास जैसा माहौल है लेकिन वो कियास दिख नहीं रहा है। तो ये जो है मैच्योरिटी दिखाता है कि ईरानियन गवर्नमेंट अभी भी जो है, ठीक है सेकेंड थर्ड लेयर जो भी बची है, लेकिन उसने जो है मुल्क के अंदर कियास की स्थिति पैदा नहीं होने दी है और बॉर्डर्स वगैरह पर भी उनकी निगरानी बहुत तेज है, तर्रार है, चाको चौबंद है। तो ये खुश आइंद बात है।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छा तबसरा, तजिया और अपडेट्स भी बहुत अच्छी दी है। और ये बड़ी बात कही है। मैं आऊंगा जनरल साहब पास, यहाँ चीन की एंट्री, ये बहुत बड़ी अपडेट है। और अगर चीन की एंट्री हो गई, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से अब अमेरिकी जेट्स गिराए जा रहे हैं और ईरान जिस तरह के हमले कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। और जनरल साहब चूंकि मौजूद है, इसीलिए मैं सीधे इनके पास आ गया, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान सामने आ रहा है कि यहाँ पे एक और लिखा है, साइप्रस में अमेरिकी ठिकानों को लेकर ईरानी जनरल का बयान। ईरान के एक जनरल ने दावा किया है कि अमेरिका के अधिकांश लड़ाकू विमान साइप्रस में तैनात किए गए हैं। यहाँ पे ये देखिए, साइप्रस में उन्हें तैनात किया गया है। तो इस तरह की जो भी अपडेट्स यहाँ पे आएगी, हम आपको देते रहेंगे। लेकिन सबसे अहम ये एक और साहब, नूर साहब दिया अभी अभी ताजा खबर, इजराइल और अमेरिका ने ईरान में सिविलियनिया के वो भारी मात्रा में टारगेट करना शुरू कर दिया। और अभी अभी ईरान में भारी तबाही हुई है, कई लोग मारे गए हैं। तो ये थोड़ी लेट है, हमला हो चुका है, लेकिन अभी वहां से कोई ऐसी खबर नहीं आई कितने लोग मारे गए। लेकिन जाहिर सी बात है, हमला ईरान और इजराइल भी बहुत तगड़े कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जी जी, अच्छा बता दीजिए। अभी एक राइटर की न्यूज है। राइटर की न्यूज में ये बताया गया है कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प स्टारमर के उस स्टेटमेंट से जो टेलीग्राफ में छपा था कि वो अपना बेस यूज नहीं करने देंगे अमेरिका को ईरान के अगेंस्ट। ये भी एक बड़ी न्यूज है। तो बहरहाल मैं जनरल साहब, दो तीन चीजें बहुत क्लियर आई हैं और मैं चाहता हूं कि आप इस पे बताएं, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। क्या चीन की एंट्री हो सकती है? क्योंकि लोग बार बार ये कह रहे थे कि चीन जो है नहीं आया। हालांकि हमने अभी तक नहीं सुना कि ईरान ने कहा हो कि चीन मदद करे। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब ये सवाल उठ रहे थे 12 रोजा जंग में कि साहब रूस नहीं आया, चीन नहीं आया, तो ईरान ने बाकायदा फिर स्टेटमेंट जारी की थी कि साहब आता कैसे, मैंने मदद मांगी नहीं थी, मैं ही काफी था। और वाकई अगर उनकी एंट्री हो जाती तो दुनिया फिर ये कहती कि अरे वो तो चीन ना आता तो ईरान तो साफ हो जाता, चीन ने बचा लिया, ये सब कहते। आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ईरान जो है वो काफी है, क्योंकि आज ईरान ड्रोन दिखाए, अपने मिसाइल दिखाए जिस तरह से। लेकिन आप चूंकि एक्सपर्ट हैं हमारे और मोहतरम है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप और एक्सपर्ट हैं, हम लोग नहीं हैं। जी जनरल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई, आपके सभी पैनलिस्ट को और सभी सुनने वालों को, और जय हिंद। देखिए, मैं जो अपनी बात शुरू करूंगा, अभी तक जो ये 3 दिन की जंग हुई है, सबसे पहले इसका जायजा लेते हैं। इस 3 दिन की जो पहली शुरुआती हमला हुआ था, वो जिस तरह से सरप्राइज देके अमेरिका और इजराइल ने अपनी फुल फोर्स के साथ यहाँ पे उस मौके पे, जबकि उनकी कैबिनेट की सिक्योरिटी की मीटिंग चल रही थी, उस वक्त में हमला करके एक सरप्राइज दिया और जो टॉप एचलॉन था उसमें काफी हद तक उन्हें डिकैपिटेट किया। उसके बाद कल जब हम आपके चैनल पे बात कर रहे थे, तो हमने 2-3 क्रिटिकलिटी बताई थी ईरान के लिए कि यहाँ से आगे ईरान ने किस तरह से अपनी जंग करनी चाहिए। तो उसमें पहली क्रिटिकलिटी ये थी कि जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको इलेक्ट करें, और इलेक्ट करने के बाद उसको प्रोटेक्ट करें, और वो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप अपने महफूज रहने के साथ साथ फिर बड़ी मैसिव वे में रिटेलिएट करे उन सभी ठिकानों पे जो कि अमेरिका के और इजराइल के यहाँ पर्शियन गल्फ में है, या आसपास के खाड़ी के देशों में है, या खुद इजराइल के अंदर है। और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने ठीक उसी तरह से रिटेलिएट किया। ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक था कल जब हमने शुरुआत की थी। दूसरा हमारा ये था कि देखिए, क्रिटिकल पॉइंट ये है कि जो ईरान की आवाम है, ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस वक्त अपने मुल्क के साथ, अपने रहबरों के साथ, अपनी कौम के साथ खड़ी हो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया था और उन्होंने ईरान की जनता से
ये अपील की थी कि ये तुम्हारे लिए जनरेशन्स में एक चांस है, आप उठ खड़े हो जाइए और सरकार का तख्ता पलट कर दीजिए। तो वो भी हमें खुशी है कि ईरान की आवाम जो है अपनी सरकार के, अपनी कौम के और अपने रहबरों के साथ खड़ी हुई है। और ये दो चीजें कि देखिए पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल में रहे, उसके अलावा पब्लिक की फुल सपोर्ट उस गवर्नमेंट के साथ रहे, और तीसरे जो मिलिट्री है वो डिसेंट्रलाइज करके जो उनके निशाने हैं उनको हदफ बनाती रहे। और मुझे इस बात की खुशी है कि उन 3 दिन की जंग में पहले झटके के बाद जिस तरह से उन्होंने रिटेलिएट किया, कल भी और आज भी और परसों रात भी हमला होने के बाद उन्होंने सारी दुनिया में एक ये परसेप्शन क्रिएट कर दिया है कि ईरान का पलड़ा अमेरिका के और इजराइल के ऊपर भारी है। मैं आपको इसकी 3-4 रीजंस दे सकता हूं कि क्यों दुनिया में ये परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि अभी तक इस 3 दिन की जंग के अंदर ईरान का पलड़ा भारी है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ पे अमेरिका की बेसेस हैं, जो अमेरिका को क्रिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर या जंगी बेड़े को मदद करने में या ईरान को निशाना बनाने में, उन्हें बहुत ही सक्सेसफुली और बड़े इफेक्टिव वे में ईरान ने टारगेट किया है। और जैसे कतर में खबर आ रही थी कि उनका 1 बिलियन से भी डॉलर से ज्यादा का बहुत बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया उन्होंने। और इसके अलावा जिस तरह से उनकी मिसाइलें और ड्रोन पेनिट्रेट करके बहरीन में, यूएई में, कुवैत में, कतर में, सऊदी अरब में, इन सब जगहों पे अटैक कर रही हैं, उससे दुनिया में ये परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि जो अमेरिकन डिफेंस सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, जो उनका डिफेंस सिस्टम है, वो ईरान की मिसाइलों के और उनके ड्रोन्स के सामने नाकाम हो गया है। इसी के साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर था अब्राहम लिंकन, वो पर्शियन गल्फ से बहुत पीछे चला गया है। और ईरान से डर था कि ईरानियन मिसाइल जहां वो खड़ा खड़ा हुआ था 500 माइल्स की दूरी पे, वो उससे बहुत पीछे चला गया। आप एक तरह से उसे ये भी कह सकते हैं कि वो मैदान छोड़ के पीछे हट गए। और वो वहां से एक खबर ये थी कि अब जो वो ईरान को निशाना बना रहे हैं, वो अपने फाइटर जेट के जरिए निशाना नहीं बना रहे बल्कि टॉमाहॉक मिसाइल के जरिए निशाना बना रहे हैं। क्योंकि वो इतनी दूरी पे चले गए हैं ईरान से कि अगर फाइटर जेट जाएंगे तो उन्हें मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि उनके लिए तकलीफ है। अभी मैं जैसे आप लोग बात कर रहे थे, मैं भी खबरें देख रहा था कि ईरान ने और अमेरिका ने इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान के ऊपर अभी एक बड़ा हमला किया। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का था, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये हमला किस तरीके से किया गया। आपके फाइटर जेट्स गए थे, आपकी मिसाइलें गई थी, आपके ड्रोन्स ने हमला किया था, किस चीज ने हमला किया था? देखिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसके ऊपर तकरीबन 2 स्क्वाड्रन फाइटर वो होते हैं, 2 स्क्वाड्रन फाइटर जेट। 2 स्क्वाड्रन का मतलब तकरीबन 36 फाइटर जेट्स। अगर वो 36 फाइटर जेट्स इतनी दूरी पे चले गए हैं और वो इस पोजीशन में नहीं है फाइटर जेट से खड़े होके ईरान के स्काईज को डोमिनेट करते हुए वहां पे अटैक करें, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जो अमेरिका की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है ईरान पे हमला करने की और इजराइल की, वो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी कम होती जाएगी। इससे भी जैसे अभी ये अपने भाई बतला रहे थे कि जो 3 फाइटर जेट्स जो आईआरजीसी ने क्लेम किए हैं, गालिबन F-15 या F-22 जो इराक के अंदर क्रैश हुए हैं, अगर वो ये कहते हैं कि इराकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ही उन्हें मार गिराया, जो कि वहां पे अमेरिका ने खुद इंस्टॉल किया है और खुद अमेरिकन उसको मैन करते हैं, तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अमेरिकन आर अनप्रिपेयर्ड टू फाइट दिस वॉर। अगर तुम्हारे वहां पे जो मुसल्लत किया हुआ निजाम है तुम्हारे जहाजों को मार गिराया है, तो तुम क्या लड़ोगे ईरान से?
तो मेरी नजर में ये तो उनके लिए एक बहुत ही मजाका खेज बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे ये चीज भी साफ जाहिर हो रही है कि अब अमेरिकन फाइटर जेट्स को खतरा हो गया है। और उन्हें खतरा ये हो गया है कि अगर उन्होंने ईरानियन एयर स्पेस में ज्यादा अंदर आए तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो अब ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी एयर डिफेंस के फील्ड में दिखाई है, वो हमारे फाइटर जेट्स को मार सकता है। और इजराइल की तरफ से भी ऐसी कोई खबर नहीं दे रहे कि भाई उनके फाइटर जेट्स ईरान के स्काई पे जाके अटैक करके आए। मैंने ऐसी खबरें किसी न टाइम्स ऑफ इजराइल के अंदर देखी, न वाईनेट के अंदर देखी। एक खबर ये देते हैं कि हमने इतने टन एक्सप्लोसिव्स ईरान के ऊपर ड्रॉप किया, लेकिन कैसे किया वो उनकी खबर में कहीं नहीं आ रहा, उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे। तो देखिए, इन 3-4 चीजों की वजह से जो मैंने अभी आपके सामने रखी, अभी तक पूरी वर्ल्ड प्रेस के अंदर ये परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि इस जंग के अंदर ईरान का पलड़ा भारी पड़ रहा है और ट्रंप शायद कहीं ना कहीं इस जंग के अंदर फंस गए हैं। और एक कल हमने बिल्कुल। बड़ी एक डिस्कशन में ये कहा था कि ये टाइम बातचीत करने का नहीं है। ईरान को किसी भी सूरत में अभी अमेरिका से बातचीत नहीं करनी चाहिए। उसे पहले अपनी कुवत साबित करनी चाहिए अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, और जहां जहां अमेरिका की बेसें इस खित्ते में है, और अपना पॉइंट प्रूव करने के बाद अगर फिर बात करनी पड़ी तो अपनी शर्तों पे बात करे। और ये देखिए उसी तरह से जा रहा है। अभी मैं खबर पढ़ रहा था, ईरान ने अमेरिका से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि वो अभी बिल्कुल डिफाइंट मूड में है, वेल प्रिपेयर्ड हैं। बिल्कुल। और जनरल साहब, उनका पॉलिटिकल और मिलिट्री सिस्टम कंट्रोल में है, उनकी आवाम उनके साथ है, वो भरपूर जवाब दे रहे हैं। पैनिक इजराइल के अंदर है, पैनिक उन कंट्रीज में है जो अमेरिकन बेसिस को होस्ट कर रहे हैं, और पैनिक अमेरिकन पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर भी है कि अब हम आगे क्या करें। जी।